Welcome to the third and last part of heredity and evolution. Traits. Traits मतलब quality. My eyes are like my mother is a trait. My height is like my father is a trait. These traits can be acquired or can be inherited. It's a very simple concept. We don't need to read. You read it later on for objective questions. Inherited traits are those traits which are given by your parents to you through the DNA. मेरा आवाज़ मेरे पापा जैसा है, मेरा फेस मेरे पापा जैसा है, तो वो पापा के डीएनए के थ्रू आया है. एंड दैट्स नॉट नेसेसरीली that the same voice and face will come in my friend also, because he has a different genetic lineage. अभिषेक बच्चन अमिताभ जैसा है, शाहरुख खान जैसा है नहीं, लेकिन वो शाहरुख खान जैसी एक्टिंग कर सकता है. सो अभिषेक बच्चन इज लाइक अमिताभ is because of inherited traits. But if he starts acting like Shah Rukh Khan, it becomes acquired trait. अभिषेक बच्चन ने बाहर से वो सीखा है, शाहरुख खान के साथ बैठ के उसके जैसी एक्टिंग सीखी है. तो जो इंसान बाहर से सीखता है दैट इज अक्वायर्ड, बट जो ऊपर की जनरेशन से फ्री में मिलता है दैट इज इनहेरिट. ability to teach nicely, is it inherited or acquired? Think. टीचर बनना मेरा चॉइस था, मुझे मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है. मेरे पापा को नहीं अच्छा लगता. माई डैड इज नॉट अ गुड टीचर. सो इट्स नॉट नथिंग रिलेटेड टू डीएनए. द एबिलिटी टू टीच इज अक्वायर्ड. आई कैन स्पीक मराठी. कैन यू स्पीक मराठी? नॉट एवरीबडी. It's an acquired trait which are acquired during my college time in Bombay. तो कुछ चीज डीएनए के थ्रू आती है, कुछ चीज अक्वायर्ड होती है. डायबिटीज इज इनहेरिटेड, ऊपर से आता है. ब्लड प्रेशर इनहेरिटेड हो सकता है, बट कैटरैक्ट इनहेरिटेड नहीं होता है. वो तुमने कितना मिसयूज किया है उसके ऊपर है कि आंख में मोती आपसे के नहीं, उसको डीएनए के साथ कोई लेना देना नहीं. इवोल्यूशन में ये दोनों में से कौन पार्टिसिपेट करता है? इवोल्यूशन में इनहेरिटेड ट्रेट्स पार्टिसिपेट, अक्वायर्ड ट्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो एक बंदर को गुलाटी मारना आता है, उसने सीख लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बच्चे को अपने आप गुलाटी मारना आएगा. सो सम थिंग्स यू हैव टू लर्न आफ्टर टेकिंग बर्थ. सम थिंग्स आर ऑलवेज इनसाइड यू ऑटोमेटिकली. This is the short paragraph on Charles Darwin, the great father of evolution. Extra you have to read on your own. Speciation already last lecture में वो वीडियो में देखा था. Speciation is gradual generation after generation changes and suddenly they become new species. They cannot reproduce anymore. It's something like this. ये एकदम सिंपल डायग्राम में समझाया है. एक ज़माने में एक ग्रुप था जो ज्योग्राफी की वजह से डिवाइड हो गया, बीच में नदी आ गई, तो सारे ऑर्गेनिजम्स दो में डिवाइड हो गए और करोड़ों साल तक दे कुड नॉट मीट ईच अदर. और करोड़ों सालों में ये तो वैसा ही रहा, बट ये ब्लू हो गया. और जब मिले तो दे वर टू डिफरेंट स्पीसीज, दे कुड नॉट गेट टूगेदर एंड रिप्रोड्यूस. सो स्पीसिएशन इज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम same group becoming two different groups because of small DNA changes, which is called variation. यहाँ पे भी एक टाइप की मक्खी हुआ करती थी और वो मक्खी को कुछ हुआ तो वो दो अलग टाइप की बन गई, और फिर से कुछ हुआ तो दो अलग टाइप की बन गई. 9th स्टैंडर्ड में एपिस मेलिफेरा, एपिस
सिराना, एपिस इंडिका, ये 3 स्पीसीज थी। तीनों हनी बीज है, एक इटालियन बाकी इंडियन। बट वाई डिफरेंट स्पीसीज? बिकॉज समथिंग हैपेंड, एंड व्हेन समथिंग हैपेंस दे टेक अ डिफरेंट पाथ, दे बिकम न्यू स्पीसीज। अब ये तीन एक दूसरे के साथ मेट करके बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर डिफरेंट स्पीसीज। Once upon a time, there used to be a group of beetles, but a river came in between, and after thousands of years, कुछ बीटल्स ग्रीन बन गए, कुछ ग्रे बन गए, दो अलग स्पीसीज बन गई। तो स्पीसिएशन इज एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, और वो दिखता ही नहीं है। मैं मेरी जिंदगी में जितने बटरफ्लाई देखूंगा, मुझे ये सब सेम ही दिखेंगे, तीनों सेम है। फिर कोई और आएगा मेरे बाद, बोलेंगे हाँ यार तो बता सेम अच्छे। फिर कोई और आएगा और वो बोलेगा वे आने आ तो अलग छे, बट ये आए कहाँ से थे? सेम स्पीसीज में से। सो स्पीसिएशन इज अ वेरी स्लो चेंज, एंड इट कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर टू एनीबडी। So this is gradual speciation and this is sudden speciation. एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल देता हूँ, ये बटरफ्लाई देख के मुझे याद आया। कैलिफोर्निया के जंगल थे, एक मिनट, मैं हर साल एग्जाम्पल तो देता हूँ ये वाला। ग्रे मॉथ सिलेक्शन जेनेटिक्स। मॉथ, बटरफ्लाई नहीं, मॉथ, मॉथ એટલે પતંગિયા જેવું જ હોય। ये देखो, दिस इज अ ब्लैक मॉथ, दिस इज अ ग्रे मॉथ। और ब्लैक और ग्रे मॉथ का एक प्रॉपर केस स्टडी है जो तुम पढ़ सकते हो। ये हुआ था 1800s में ब्रिटेन में। तो मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। 1800 के ब्रिटिश राज में, ब्रिटेन में, देयर यूज्ड टू बी जंगल्स। जंगल्स के ऊपर देयर यूज्ड टू बी ब्लैक मॉथ्स, and they were living a healthy wealthy life. But suddenly इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इतना ज़्यादा स्मोक और पोल्यूशन क्रिएट हुआ कि वो सारा स्मोक और पोल्यूशन पेड़ पे जाके चिपक गया, और पेड़ हो गए ग्रे कलर के। अब ग्रे कलर का पेड़ है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का मॉथ आराम से दिखता है। दे स्टार्टेड टू बी ईटन अवे। तो ब्लैक का पॉपुलेशन धीरे धीरे जीरो होने लगा। बट अ रैंडम चेंज हैपेंड एंड सम ऑफ द मॉथ्स बिकेम ग्रे। आज ग्रे ऊपर ग्रे टपका मुकू तो देखा ही भी छे के। तो ग्रे मॉथ बच गया और ग्रे मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ने लगा। सो सम सडन इवेंट ऑल्सो कैन हैपन एंड न्यू स्पीसीज आर क्रिएटेड एंड ओल्ड वन डाइज। We have all discussed this. It's about the beetles, river going between them, and so they got divided into two parts, and this is called genetic drift. Genetic drift मतलब जीन्स धीरे धीरे दूर जा रहे। धीरे धीरे क्यों दूर जा रहे? क्योंकि बीच में नदी है, तुम एक दूसरे को मिलने ही नहीं देते। एक रैंडम एग्जाम्पल, एक था लड़का, एक थी लड़की, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लड़का था 1 साल का, लड़की थी 1 साल की। फिर लड़की शिफ्ट हो गई यूएस। नाउ देयर इज अ बैरियर बिटवीन देम। जब तक साथ में थे तो स्कूल सेम, नेबरहुड सेम, पार्टी सेम, सब सेम, इंटरेस्ट भी सेम, दे यूज्ड टू लाइक ईच अदर। बट एक चला गया यूएस,
तो अब 20 साल बाद जब लड़का और लड़की मिले तो दे डोंट लाइक ईच अदर बिकॉज नाउ दे आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स. लड़की का टेस्ट चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गया, एक्सेंट चेंज हो गया, सब चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया. दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. स्लो एंड स्टेडीली यू आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो चीज काम करती है जिससे इवोल्यूशन बनता है. जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन will result in two isolated subpopulations of beetles, and धीरे धीरे they will become two different species. ये भी बीटल के बारे में है, which is not necessary. Evolution and classification, again same discussion. This chapter is, it's very social study type. सब बस डिस्कशन है. देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट कि ये क्वेश्चन आएगा ये आंसर है. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. बहुत ही उटपटांग टॉपिक है समझाने के लिए, बट दे आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन. क्लासिफाई, what do you mean by classify? Classify is ये टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा, निमेटोडा. याद भी है कुछ 9th स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन का चैप्टर किया. सो humans have classified the entire life, and that classification is based on similarities and dissimilarities. और इवोल्यूशन की समझ क्लासिफिकेशन को हेल्प करती है. इफ यू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन यू विल बी एबल टू इजीली क्लासिफाई थिंग्स. दैट इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट. बट इट्स वेरी वेग डिस्कशन जो एग्जाम में नहीं पूछने वाले. तो शांति से एक बार पढ़ना, और कुछ भी ना समझ में आए तो यू आर फ्री टू आस्क मी. तो ये एक सेंटेंस तुमको समझ में आएगा. The more characteristics two species will have in common, the more closely they are related. Species दो अलग है, बट बाजू बाजू में रखो या दूर दूर, वो उनके कॉमन फीचर से पता चलता है. ज़्यादा कॉमन है तो नज़दीक रखो, कम कॉमन चीज़ें है तो दूर रखो. आई एम मोर रिलेटेड टू माई मामा का लड़का, मासी की लड़की, बिकॉज वो मेरे फर्स्ट कजिन है. एम आई रिलेटेड टू यू? यस, बट बहुत सारी जनरेशन ऊपर जाओगे तो पता चलेगा कि हमारे पूर्वज सेम थे. बट कजिन को तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि मामा मासी भाई बहन था एम. तो वो सब कथा की है जो कुछ जानने की जरूरत नहीं, बट इससे रिलेशनशिप पता चलती है. दिस इज अ प्रॉपर क्वेश्चन. हाउ डू यू ट्रेस एवोल्यूशन? एक फ्रॉग और ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या रिश्ता है, कैसे पता चलता है? वो उनके हड्डियां देख के. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, एंड दीज आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गेन्स. होमोलोगस एंड एनालॉगस दो टाइप के ऑर्गेन्स होते हैं. कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? This is called homologous organs. This is very important 2-mark question. Explain what is homologous organs. Very easy. Homologous organs are those organs which have same internal structure but different function. अंदर से सेम, बाहर से अलग. तो when humans became developed, they started cutting open animals and looking inside के अंदर क्या है, अंदर क्या है. तो फ्रॉग को खोला, लिजर्ड को खोला, बर्ड को खोला और ह्यूमन को भी खोल के देखा, तो पता चला
कि अंदर का माल सामान एकदम सेम है, सेम टाइप ऑफ बोन्स, सेम टाइप ऑफ अटैचमेंट्स. Humans also have fingers. Lizards and frogs also have fingers, and even birds have fingers. दिखते हैं क्या birds के अंदर fingers? नहीं. So those organs which are internally same but function is different are called homologous organs. और homologous organs से we know that they are closely related. Close relation is by looking at homology. ये रहा वर्ड मैं ढूंढ रहा था, homologous. इसका ऑपोजिट होता है एनालॉगस. एनालॉगस में you compare the wing of a bird and a wing of a bat. Wing of bird and wing of bat are analogous, meaning same function, दोनों उड़ने के काम आते हैं, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. बैट का विंग के ऊपर स्किन होती है, बट बर्ड के विंग के ऊपर फेदर होते हैं. एंड दिस एनालॉगस ऑर्गन टेल्स अस दैट भले दोनों उड़ सकते हैं, भले दोनों उड़ सकते हैं, दोनों को सेम क्लासिफिकेशन में, सेम ग्रुप में मत डालो, अलग रखो, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है. सो एनालॉगस ऑर्गन्स हेल्प यू टू सेपरेट द ग्रुप्स. होमोलॉगस ऑर्गन्स हेल्प यू टू क्रिएट ग्रुप्स. एंड होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स का स्टडी हेल्प्स यू इन क्लासिफिकेशन. Fossils. You all know what are fossils. Fossils are dead remains or impressions of organisms on stone. So fossils are impressions. ट्री ट्रंक का फॉसिल हो सकता है. एमोनाइट करके एक इंसेक्ट था जो करोड़ों साल पहले रहता था, उसका फॉसिल. ट्राइलोबाइट फॉसिल. फिश और डायनासोर की हड्डियां तो पड़ी है. सो फॉसिल्स आर द impressions of organisms on stone. Let's see how ammonite looks. Ammonite used to be this kind of organism, and when it died, it used to create this kind of impression. तो ये पूरा पत्थर है आज की तारीख में, लेकिन एक ज़माने में ये जीता जागता ऑर्गेनिज्म था. बट टुडे इट इज़ कॉल्ड फॉसिल. दे आर ब्यूटिफुल फॉसिल्स. आई हैव अ वेरी स्मॉल पार्ट, इट्स नॉट ग्रेट, बट वन डे आई विल लाइक टू ओन दिस फॉसिल. ट्राइलोबाइट इज येट अनदर ऑर्गेनिज्म जो ऐसा कीड़ा था, और करोड़ों 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 ट्राइलोबाइट जिंदा थे एक ज़माने में, जो अचानक फिर मर गए, और मरने के बाद पत्थर के अंदर उनकी इंप्रेशंस रह गई. These fossils also help us to classify. Fossils पढ़ पढ़ के पता चलता है जो आज है और जो पहले था उनके बीच में रिलेशन क्या है. Where do you place the dinosaurs? Where do you place the crocodile? Close to dinosaurs or close to human beings, etc., etc. So study of fossils is also important for classification and evolution. फॉसिल्स लेयर में बनते हैं. 5 करोड़ साल पहले जो जिंदा थे और मर गए वो यहाँ हैं. 4 करोड़ साल पहले वाले यहाँ दफन है. 3 करोड़ साल पहले वाले, 2 करोड़ साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, और जो फ्रेश मरा है उसकी कबर तो इधर ही है, तुमने उसका फ्यूनरल अटेंड किया होगा. तो जितना डीप जाओगे उतने ओल्ड ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और जो ऊपर ऊपर से मिलेगा वो रिलेटिवली नया ऑर्गेनिज्म होगा. Evolution by stages. Any feature you see, zebra की stripes, cheetah के spots, ability to speak, ability to see a million colors, कोई भी फीचर ले लो,
जिराफ की गर्दन, लायल का रोर, स्नेक की लेंथ, ये सब अचानक नहीं हुआ था. इट वॉज इन स्टेजेस. धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, थिंग्स गॉट डेवलप्ड. एंड डू यू नो that our eyes have come from this organism called planaria. प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसने दुनिया में सबसे पहले आंखें डेवलप की थी. यस, ये आज भी जिंदा है. ये सी के अंदर रहता है. ये एक कीड़ा है. इट्स अ फ्लैट वर्म. सो प्लानेरिया के पास आई स्पॉट्स थे. एक्चुअल आंखें नहीं है, उसको कुछ दिखता नहीं है. बट क्लोज योर आईज एंड मूव योर हेड टुवर्ड्स लाइट, अवे फ्रॉम लाइट. कैन यू फील द डिफरेंस? और दिन है, दिन में देख रहे हो तो विंडो देखो, तो टुवर्ड्स लाइट, भले आंख बंद है बट लाइट आती है तो पता चलता है. इतना था बस इसको. दे वर नॉट रियलाइज, दे वर आई स्पॉट्स. और आई स्पॉट्स यूज टू ओनली डिटेक्ट लाइट. लाइट छे, लाइट न थी. बट धीरे धीरे दिस बिकेम एन एडवांटेज. इसके लिए ये बहुत फायदे कारक था. एंड दैट्स वाई नेचर सिलेक्टेड दोज प्लेनेरिया विच हैड बेटर आइज एंड बेटर आइज एंड बेटर आइज. और धीरे धीरे आंख इंप्रूव होती गई. वी हैव द बेस्ट आइज, one among the best eyes. Of course, we cannot see 5 kilometers away, which an eagle can. We cannot see in night, with a cheetah can. But still, our eyes are very good, thanks to planaria. तो इवोल्यूशन स्टेजेस में हुआ है. अचानक कोई चीज डेवलप नहीं होती. पूंछ चली गई हमारी, वो अचानक नहीं गई थी. काल थी, कोई ने पूछड़ी नहीं, ऐसा नहीं है. सो बहुत 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 कॉम्प्लेक्स गप्पे मारे, इसलिए सुन के समझोगे तो ही मतलब है. फेदर्स. फेदर की कहानी. फेदर का इन्वेंशन क्यों हुआ था? उड़ने के लिए नहीं. फेदर वेयर डेवलप्ड बाय डायनासोर्स. And dinosaurs develop feather to keep them warm. बट फिर अचानक एक मीटियोराइट आया, डायनासोर सारे मर गए, और जो बचे उनको खाने पीने को बांधे. एनवायरनमेंट खराब, हजारों साल तक कुछ अच्छा नहीं था प्लेनेट पे. इसलिए वो वीक रह गए, और वीक रह गए तो वो वापस डायनासोर बन ही नहीं पाए. वो डायनासोर की जगह बर्ड्स बन गए, और फेदर को ठंडी गर्मी की जगह उड़ने में यूज कर लिया. दैट्स इवोल्यूशन. सो बर्ड्स हैव अडेप्टेड. बर्ड्स सीम टू हैव later adapted feathers to flight, but actually it was for providing insulation in cold weather. ઠંડીમાં ગરમી આપવા માટે ફેધર બનાવ્યા હતા. तो ये पूरा टॉपिक सिंगल टॉपिक है. एनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, फॉसिल स्टडी, एंड अभी क्या देखा, स्टेजेस, इवोल्यूशन इन स्टेज. ये पूरा नॉलेज एक साथ कंबाइन करो तो वी आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन, कि कौन किस में से आया, कैसे आया, एक्सेट्रा. एंड दिस यू विल हैव टू बाय हार्ट. There were many people who were just not ready to accept. There were many people who were just not ready to accept कि कुत्ते का एंसेस्टर वुल्फ है. एक पग एकदम छोटा होता है, उसका एंसेस्टर वुल्फ है. हो ही नहीं सकता. पिग जैसा लग रहा है, सॉरी. उनको बिलीव कराने के लिए we were able to give a fantastic example कि इवोल्यूशन होता है. एक में से अलग अलग चीज पॉसिबल है. कैसे? एक ह्यूमन ने रैबिट को जन्म दिया, फिर एक ह्यूमन ने रैट को जन्म दिया, एक ह्यूमन ने जेब्रा को जन्म दिया, और प्रूव कर दिया कि एक में से अलग अलग आ सकते.
Do you think? No, that's wrong. It's impossible. What we did to prove it to those people who were not ready to believe, we played with plants. प्लांट्स के साथ जितना जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है तुम कर सकते हो, जो एनिमल्स के साथ ज़्यादा अलाउड नहीं है, बिकॉज एनिमल्स फील पेन, एनिमल्स हैव इमोशंस, तो वो टॉर्चर हो गया. बट प्लांट्स का ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम जो करना है करो. तो फार्मर्स ने क्या किया, एक प्लांट लिया, वाइल्ड मस्टर्ड या वाइल्ड कैबेज बोलते हैं उसको, और ये एक प्लांट में फ्लावर्स को स्टराइल कर दिया. कैसे मत पूछना, आई एम नॉट अ फार्मर, बट स्टरिलिटी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को स्टराइल कर दिया, तो इसमें से कॉलीफ्लावर बना. बट कुछ फार्मर्स ने फ्लावर डेवलपमेंट ही बंद कर दिया, तो उसमें से ब्रोकोली बन गई. कुछ फार्मर्स ने, नोड होते हैं, इंटरनोड लेंथ को छोटा कर दिया. अपने शेरडी जो शुगर केन, तो इसमें ऐसे नोड्स होते हैं, और ये नोड्स का डिस्टेंस बहुत कम कर दिया, तो वो कैबेज बन गया. लीव्स बड़े कर दिए, ऐसा डेवलप किया कि बड़े लीव्स हो, तो वो केल बन गया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कोलराबी बन गया. ये सब टेक्स्ट बुक में लिखा है. सम फार्मर्स सिलेक्टेड वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स, तो उनको मिला कैबेज, पत्ता गोभी. और पत्ता गोभी लीव्स ही होता है, बट उसका डिस्टेंस कम होता है. सम हैव वांटेड टू सिलेक्ट फॉर अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट, किसी ने फ्लावर को डेवलप नहीं होने दिया, तो उनको ब्रोकोली मिल गई. सम वेंट फॉर स्टराइल फ्लावर्स, और स्टराइल फ्लावर को कॉलीफ्लावर बन मिल गया. कुछ लोगों ने स्वोलन पार्ट्स को और स्वोलन करके कोलराबी बनाई, एंड कुछ ग्रुप ने स्लाइटली लार्ज लीव्स के साथ केल बना दिया. एक ही प्लांट है, बट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट चेंजेस द आउटकम, तो ये नेचर में भी हो ही सकता है. हेंस प्रूव्ड दैट इवोल्यूशन इज पॉसिबल. one organism can slowly develop into different organism. उसमें एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट करता है. वो वीडियो देखा था, पेस्ट, इंसेक्ट, इन्फेक्शन, प्रेडेटर, सेम स्पीसीज किलिंग यू, ये सारे फैक्टर्स प्लस योर डीएनए, योर स्ट्रेंथ, योर स्मार्टनेस, ये सब का मिश्रण लीड्स टू अ बेटर स्पीसीज, अ डिफरेंट स्पीसीज. सो इवोल्यूशन इज पॉसिबल, हैव बीन प्रूव्ड by looking at this cabbage. और ये सच है कि ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, केल, नॉर्मल पत्ता गोभी, ये सब एक ही प्लांट में से आते, बट तुम क्या ट्रीटमेंट करते हो उस पर डिपेंड करता है, एक साथ नहीं मिलते. सो कोलराबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैबेज, रेड कैबेज एंड केल all come from the single plant of wild cabbage. This is proving evolution. एक में से बहुत सारे हो सकते हैं. The last two paragraphs. Evolution should not be equated with progress. Evolution progress नहीं है. क्यों? Aren't we better? No. There can be somebody else who is better than us. So evolution is not equal to progress. What is the justification? The justification is here in one of these photographs. ये evolution, that gradually in hundreds of years wild cabbage have become kohlrabi. In some part of the continent it has become broccoli, or it has become wild cabbage, red cabbage, whatever. This is, क्या ब्रोकली कैबेज से बेटर है और रेड कैबेज नॉर्मल कैबेज से बेटर है, या कॉलीफ्लावर बेटर है? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब वेजिटेबल्स है, सब न्यूट्रिशियस है. तो अगर कोई बेटर है या खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, तो देयर इज नो प्रोग्रेस. इट्स नॉट कॉल्ड प्रोग्रेस. इवोल्यूशन इज नॉट प्रोग्रेस, इट इज जस्ट चेंजेस.
Better example, ये बटरफ्लाइज ऑरेंज थे, कुछ हुआ तो वो ग्रे बन गए। तो क्या ग्रे ऑरेंज से बेटर है या ऑरेंज ग्रे से बेटर है? ऐसा कुछ नहीं है। तो इवोल्यूशन हुआ है, बट इज इट प्रोग्रेस? नो, दे स्टिल बटरफ्लाइज. One butterfly divided and became two groups and became two species. This is evolution. They evolved into two species, but there is no progress. They are still butterfly. So, moral of the story, evolution is not progress, it is a natural process. और वो होके ही रहेगा, वो रोज होता है, हर जनरेशन में होता। सो डोंट कॉल इट प्रोग्रेस। देखो सेंटेंस, in fact there is no real progress in the idea of evolution. Evolution is simply the generation of diversity and shaping of diversity by environmental selection. It's just changes, more changes, more different types of life. The only progressive trend in evolution seems to be that more and more complex body designs have emerged over the time. हाँ, एक जगह प्रोग्रेस है, आवर एबिलिटी टू फाइट डिसीजेस। पहले इम्यूनिटी कम थी, bodies have become complex and we can fight a lot. Our brains have developed better. Stone age, iron age, bronze age, and today is the age of technology, all thanks to our brains. And brains have developed because of evolutionary progress. तो प्रोग्रेस है भी और नहीं भी, और इसका कुछ ज़्यादा करने का नहीं। एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन बींग्स ऐसे एक लाइन में नहीं आया, प्लांट बीटल बन गया, बीटल फिश बन गया और फिश में से ह्यूमन बन गया। नो, ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड in its own separate chain. Fish have evolved separately, beetles and plants have evolved separately. So, human evolution, we have not literally come from amoeba. We have literally come from only monkeys, and monkeys have come from previous generations. So, it's not a single straight sequence, it is a branched tree kind of a thing. African, Japanese, Indian, are these species? African, Indian, and Japanese are very, very different. Can we call human have three species? No, they are not species. Human beings is a single species. उसका प्रूफ कैसे दोगे कि अफ्रीकन और इंडियन अलग स्पीसीज नहीं है? उसका प्रूफ ये है कि अफ्रीकन और इंडियन शादी करके बच्चे पैदा कर सकता है। इसका मतलब दोनों ह्यूमन है, दोनों सेम स्पीसीज है। तो ये है क्या? दे आर कॉल्ड रेसिस। Africans is a different race, Japanese is a different race and Indians is a different race. तो ह्यूमंस के अंदर एक सिंगल स्पीसीज है अब तक, बट अलग अलग रेसिस जरूर है। दिस इज ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस। All the humans of the planet came from Africa. From Africa, they went to West Asia, then Central Asia, then Eurasia, South Asia, East Asia. तो जहाँ जहाँ ज़मीन थी वहाँ वहाँ फैलते रहे। फिर फिलीपींस पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, एंड दे क्रॉस द बेरिंग लैंड ब्रिज टू द अमेरिकाज। अमेरिका तक ह्यूमन, प्रिमिटिव ह्यूमन कैसे पहुँचा? So there was land at that time, land connection, and the plates are moving. तो पहले plates were moving, तो वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट, दूसरे तीसरे वो पहुंच जाते थे। Then they became civilized slowly, and they became the modern human being. So this is just a general discussion of where humans have come from. They have come from Africa. Are two branches of biology.
One deals with figuring out how organisms evolve, how new species are born from old ones. And classification deals with figuring out how closely related two species are. In this video, we're going to see that there is a link between these two branches of biology, and we're going to explore what that link is. So let's do this by taking an example. Let's start by taking examples of classification. We classify animals or organisms in general by looking at common characteristics. If there are a lot of common characteristics, very closely related, and if there are not so much common characteristics, we will say they are not so closely related. Okay? So one question you might have immediately is, what is a characteristic? So let's start over there. So what do we mean by this term called characteristic? I'm pretty sure you've heard of this, but a definition will help. Think of characteristic as details of appearance or behavior. So some examples of this could be the number of limbs that an organism has. That is a detail of appearance, so that's a characteristic. You can think about their skin color, or the color of the flower, or how tall or how short they are. All these are characteristics. And to give you some details of behavior is basically how we interact with our environment. For example, whether organisms make their own food from sunlight or not, that's a characteristic. Whether organisms eat veg food or not, non-veg food, that's another characteristic. And other characteristics could be even how do we even acquire our own food. That's another characteristic. See, I'm talking a lot about food over here. But you can think of any details of their behavior and that becomes a characteristic. So you see, right? Characteristic is a very general term. And if two species share a lot of common characteristics, we will say they are very closely related. So let's take an example. If you take dogs and wolves, they are very closely related because they share a lot of common characteristics. If you think from their appearance point of view, there is so much common in them. The way they walk, the way they eat their food, their anatomy, their looks, look at the fur they have, their behavior also, if you think about it. They are both social animals, all of that stuff. There are so many common characteristics. So we say they are very closely related. And therefore in this diagram, I put those pictures very close to each other. But if you compare a dog with, say, a chimpanzee, I would say they're not so closely related. They are related. Of course, they also share some common characteristic. For example, to start with, they're both living beings. That itself is a characteristic. Both of them have 4 limbs. Both of them have 2 eyes and 2 ears and everything. So common. But of course, we also see some different features. Like for example, these chimpanzees walk on just 2 legs, and these 2 other limbs are kind of their hands. But when it comes to dogs, they walk on all 4 of them. Their behavior is also not all that same. Their behavior is a little different. They also look a little different. So not so many common characteristics. And so we would say a dog is not that closely related to a chimp compared to a wolf. It's more closely related to a wolf. To throw in another example, what about human beings? Well, a human being also is more closely related to a chimp, and you might already know about this, compared to a dog. So this is how we classify things. Based on how much common characteristics we find, we will say how closely related they are. Alright, so we see that these are very close relatives, these are also kind of close relatives, and these are very far relatives. Okay, this is classification. Now the question is, based on this, what can we understand about their evolution? That's the link that we want to see. What's the link? What can we say about evolution from this picture? Well, if 2 organisms share a lot of common characteristics, then we can say that they evolved from a common ancestor very recently. Meaning speciation happened very recently. Speciation is a process in which one species evolves into 2 or more other species. Okay? And we've talked about how that happens in great detail in our previous video called speciation. So if you need more details on that, feel free to go back and check that video.
Anyways, this means if two organisms or two species are very closely related, that means their common ancestor is found in very recent past. On the other hand, if two organisms are not so closely related, I mean chimps and humans are related but not as close as dogs and wolves, in that case their ancestor will not be found so recently. Our common ancestor, to find that, we have to go a little bit farther back in time. So we might have to zoom out a little bit to see our common ancestor. They might be somewhere over here. Okay, and so these guys might have been around few thousand years ago, but our common ancestors would be around few million years ago. And of course, one small detail is that once the ancestors go a lot back in time, then there will be multiple speciations happening in between. Okay, so it's not that these guys directly split into chimpanzees and humans. They might have first split into these two species, and then they further speciated, and then these further speciated, and that's basically how it happens. But we don't have to worry too much about the speciations happening in between. What's important is that not so closely related, that means our common ancestor is farther back in time. Okay, what about the common ancestors of dogs and humans? Again, our relation is very far away, right? So we will expect our common ancestor to be even further back in time. So we have to zoom out even further to get our common ancestor. These guys might have been around few billion years ago. Now these guys might look very different from any of the dogs or the humans or the chimps. They might as well be the first mammals ever. But again, they will be found much farther back in time. Okay, just to give you one last example, what about trees and plants? Where would you put them? Well, I'm pretty sure you will agree that trees and plants are also related to us, but not so much, right? And so we might put them very far away, right? Because there might be only very few common characteristics. Again, we are both living, we are all made of cells, and we both need oxygen, stuff like that. So not so many common characters. So where do you think would be the common ancestor of plants and animals? Again, we might expect them to be few billion years ago. And if you're wondering, hey, ancestors of plants and animals, what do they look like? Then these are pretty much single-celled organisms, okay? Very basic organisms over here. And so you now see the link between classification and evolution. The more closely related animals or organisms are, the more recent their common ancestors would be. Let me write that down. That is the most important thing.